इविडियंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुमंत कुमार हेमंत आज सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 13 लेके आया हूँ, जिसका बेस है बीपीएससी का सहायक यानी असिस्टेंट का प्रारंभिक परीक्षा का, जो स्पर्धा पब्लिकेशन के बुक से लिया गया है। काफ़ी अच्छी बुक है। चलिए, तो इसमें 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा, साथ ही बहुत सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। उसके पहले कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। जैसे एक बुक है जिसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम फेयर। क्या नाम है? फ्रीडम फ्रॉम फेयर। इसके जो राइटर हैं इनका नाम है आंग सांग सू की, जो कि म्यांमार की है। कहाँ की है? म्यांमार की है, जिन्हें कि नोबेल का पीस प्राइज भी मिला हुआ है। नोबेल का पीस प्राइज भी मिला हुआ है, जिसके जो बुक है फ्रीडम फ्रॉम फेयर। फ्रीडम फ्रॉम फेयर के जो राइटर हैं इनका नाम है आंग सांग सू की। ठीक है, यही आंग सांग सू की है, जो कि म्यांमार की है। चलिए, अब एक बुक का और आप नाम जान लीजिए, 1984। क्या नाम है? 1984 एक बुक का नाम है। 1984 की जो बुक है, इसके राइटर जो हैं जॉर्ज ऑरवेल हैं। क्या नाम है? जॉर्ज ऑरवेल। ये दो बुक का नाम याद रखिए। 1984 बुक का नाम राइटर जो हैं जॉर्ज ऑरवेल हैं। ठीक है, ये बुक है आपका, देखिए यही बुक है आपका जॉर्ज, जिसके ऑरवेल राइटर हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि पंपास का जो घास का मैदान है किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो पंपास का जो घास का मैदान है आपका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में। इसके साथ साथ कुछ घास के मैदान है जिसके बारे में आप और जान लीजिए। जैसे कि अर्जेंटीना का जो घास का मैदान है उसे पंपास कहा जाता है। अमेरिका में प्रेरी, अफ्रीका में बेल्ट, एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहा जाता है, अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है, अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है, अफ्रीका में बेल्ट कहा जाता है और एशिया में स्टेपी कहा जाता है। तो आपको कुछ ट्रिक के थ्रू इसको याद कर लेना है। किसी कोई ट्रिक बनाइए अपना, जिसके थ्रू आप इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि याद कैसे, धीरे धीरे याद करिएगा। ऑस्ट्रेलिया है सबसे छोटा यानी कि डाउन महादेश में सबसे छोटा कौन महादेश है? ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सबसे डाउन नंबर पे है। तो आप इसको ऑस्ट्रेलिया में डाउन है इस तरीक़ा से याद कीजिए। एशिया है, एशिया स्टेपी, स्टेपी सबसे टॉप पे है। अपना किसी प्रकार से आप याद करिए। एशिया में स्टेपी हो गया, अफ्रीका में बेल्ट हो गया और अमेरिका में प्रेरी हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इनमें से किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका प्रेरीज। क्या नाम है? प्रेरीज। तो शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरीज के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण अमेरिका में इसे पंपास बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका में इसे क्या बोला जाता है? तो उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के नाम से आप बोलिएगा, और दक्षिणी अमेरिका में ही रहेगा तो इसका नाम आप बोलिएगा पंपास। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में इसके बेल्ट, एशिया में स्टेपी तथा आपका ऑस्ट्रेलिया में डाउन बोला जाता है। ठीक है, तो शीतोष्ण घास के मैदान कर्क रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में और मकर रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण। देखिए, एक मिनट इसको समझिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ये अर्थ है, तो ये आपका विषुवत रेखा है, और एक कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो ये जो भूमध्य रेखा है इसका 23.5 डिग्री उत्तर, ये हो गया आपका कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण, ये हो गया आपका मकर रेखा। तो इस एरिया में जो घास आपको मिलेगा, इस एरिया में जो आपको घास मिलेगा, यही घास आपका कहलाएगा शीतोष्ण घास। क्या कहलाएगा? शीतोष्ण घास का मैदान कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप समूह हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक द्वीप समूह है, जो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 12 प्रवाल द्वीप, 3 शैल भित्ति या जैल शैव, 5 जलमग्न बैंक और 10 निवासी द्वीप शामिल हैं। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप शब्द का अर्थ है 100,000 द्वीप। क्या है? 100,000 द्वीप इसका अर्थ होता है। और कितना द्वीप समूह का ये है? तो ये 36 द्वीप समूह का है। निम्नलिखित में से
किस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष मूर्ति पुरस्कार दिया जाता है? तो मूर्ति पुरस्कार जो दिया जाता है आपका साहित्य के क्षेत्र के लिए। किस क्षेत्र के लिए? साहित्य के क्षेत्र के लिए। इसके बारे में देखिए हम आपको बताएंगे बाद में। नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष आपका स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। नोबेल का शांति पुरस्कार ओस्ले यानी कि नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्ले में प्रदान किया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। जबकि अन्य जितना भी नोबेल पुरस्कार हो गया, जैसे कि भौतिकी हो गया, रसायन, शारीरिक विज्ञान या चिकित्सा भी बोलते हैं इसे, साहित्य और अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये स्टॉकहोम में दिया जाता है। कहाँ? स्टॉकहोम में। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार आपका है ये ओस्ले में दिया जाता है। कहाँ? ओस्ले, जो कि नॉर्वे की राजधानी है ओस्ले। ठीक है, ओस्ले में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी हम आपको बताए थे, फिगर दिखाए थे, फ्रीडम फॉर फियर किसकी रचना है? तो आन सांग सू की रचना है। आन सांग सू की रचना क्या है? फ्रीडम फॉर फियर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको बताए थे 1984 जो हम आपको बता रहे थे, ये किनकी बुक है? इसका जवाब भी आपको देना है। तो ये जॉर्ज ऑरवेल की है। किनकी बुक है? जॉर्ज ऑरवेल की। हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत का कौन सा राजा था? तो दक्षिण भारत का कौन सा राजा था? तो ये जो हर्षवर्धन को हराया भी था, इनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय जो थे हर्षवर्धन के समकालीन ही थे, दक्षिण भारत के राजा थे। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो ये बंदरगाह आपका अवस्थित है मुंबई में। कहाँ अवस्थित है? मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई के दक्षिण में स्थित है, जिसे नवा सेवा नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? नवा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। मुंबई बंदरगाह से दबाव कम करने के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह के रूप में इसकी स्थापना की गई। भारत के सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह के रूप में इसका स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ऐसा कैसा झील बनता है ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा? तो वो बनता है ज्वालामुखी झील। क्या बनता है? ज्वालामुखी झील बनता है। तो ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बड़ा छिद्र होने तथा ज्वालामुखी के फटने के कारण भूमि के दब जाने से निर्मित कुंडा के अंदर निर्मित झील ज्वालामुखी कुंड झील कहलाती है। भरे हुए जल द्वारा दबाव पड़ने के रूप में इन झीलों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए 1991 में माउंट पिनाटुबो में विस्फोट होने तथा मानसूनी वर्षा का जल भर जाने के कारण जो दबाव पड़ा, वहाँ पे एक झील का निर्माण हुआ, जिन्हें पिनाटुबो झील, जो कि फिलीपींस में है, कहलाता है। क्या नाम है? पिनाटुबो झील। कहाँ है? तो फिलीपींस में है, जो आपका ज्वालामुखी झील के अंतर्गत आता है। क्षमता उपयोग क्या है? क्षमता उपयोग क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो क्षमता उपयोग है वर्तमान उत्पाद के लिए प्रयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपाती माप। क्या है? वर्तमान उत्पादन के लिए प्रयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपाती माप को हम लोग बोलते हैं। देखिए, तो इसमें बोला जाता है कि सामर्थ्य व्यवहार यानी कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में किसी देश, फर्म या संयंत्र द्वारा उत्पाद सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं। प्रायः इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। उपयोग में लाए गए सामर्थ्य शक्ति को कुल सामर्थ्य से भाग देकर इसे मापा जाता है, यानी कि इसे ज्ञात किया जाता है। तो क्षमता उपयोग क्या हो गया? तो क्षमता उपयोग आपका हो गया कुल उत्पाद के लिए प्रयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपाती माप। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इसके बारे में पहले जान लीजिए, आंसर आप खुद ब खुद बता दीजिएगा। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश अर्थशास्त्री हग डाल्टन ने हग डाल्टन ने किया था। डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक वित्त की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली वह प्रणाली है जो अपने संचालन के द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ सुनिश्चित करे। हग डाल्टन बोले थे कि
यह प्रणाली अपने संचालन के द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ सुनिश्चित करता हो, अधिकतम सामाजिक लाभ सुनिश्चित करता हो, ये जो सिद्धांत दिए थे वो देने का श्रेय जाता है हग डाल्टन को। किन्हें जाता है? हग डाल्टन को। निवेश गुणक का मूल संबंधित है। निवेश गुणक का मूल किससे संबंधित है? तो ये जो आपका मूल संबंधित है आपका आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन। क्या है? निवेश गुणक का शब्द का तात्पर्य उस अवधारणा से है जिसके अंतर्गत सामाजिक या निजी निवेश में वृद्धि होने से कुल आय और समान अर्थव्यवस्था पर समानुपातिक रूप से अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निवेश गुणक सार्वजनिक या निजी परियोजना पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव को निर्धारित करने का प्रयास भी करता है। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा निवेश गुणांक का मूल जो संबंधित है आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन। क्या? आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं। प्रतिफल की आंतरिक दर क्या है? प्रतिफल की आंतरिक दर क्या है, इसका जवाब आपको देना है। तो इसका जवाब जो आपका हो जाएगा प्रतिफल, यानी कि किसी काम का जो रिएक्शन के स्वरूप जो होता है, तो इसमें होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, गिरती है जब किसी निवेश की वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है। देखिए, प्रतिफल का आंतरिक दर गिरती है तब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है। क्लियर? ठीक है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो संसद का। संसद के अंतर्गत आते हैं भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं और लोकसभा की जो कुल मैक्सिमम सीट आपका है 552 है, 550 और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं जिसमें कुल सीटें 250 है, जिसमें 250 में 12 को राष्ट्रपति अलग अलग क्षेत्र, कला, सांस्कृतिक, साहित्य इत्यादि क्षेत्रों से, खेल इत्यादि क्षेत्रों के जुड़े लोगों को इसमें नामित किया जाता है। अभी हाल ही में भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश जो थे आपका रंजन गोगोई को भी राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। भारत के 47वें चीफ जस्टिस जो हैं उनका नाम क्या है? अरविंद बोबड़े। क्या नाम? अरविंद बोबड़े अभी वर्तमान भारत के चीफ न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सांसद हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत करती है? तो संघ लोक सेवा का जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितने बार किया गया है? तो ये मात्र और मात्र एक बार, यानी कि 1976 में किया गया था, जिसमें आपका 3 शब्द उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। यह संशोधन के तहत भारत का चरित्र चित्रण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में लिखा गया। इसके अलावा शब्द राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के रूप में तब्दील कर दिया गया। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन, देखिए 4 है और 2 6 हो जाएगा, तो 76 एकदम याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो 42वां संविधान संशोधन जिसे भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किया जाता है किसके द्वारा उसका अनुमोदन होता है? तो इसका अनुमोदन होता है राज्य के विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य के विधानमंडल के द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार अध्यादेश जारी हो जाने के बाद इसे राज्य विधानसभा या विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाता है। दोनों सदनों का अध्यादेश जारी होने की तारीख से 6 सप्ताह के अंदर इसे अपनी मंजूरी या स्वीकृति प्रदान करनी होती है। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका क्या हो गया, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है, तो राज्य विधानमंडल के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए अभी एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर है जो हम आपको बोले थे, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, जिसे कि डाल्टन साहब ने दिया था, इसके बारे में आप देखिए। तो इस सिद्धांत का प्रतिपालन डॉक्टर डाल्टन द्वारा किया गया था। डाल्टन के अनुसार राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली यह है कि जिसमें राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति कर सकता है। राजस्व का सबसे अच्छा क्या उपयोग हो सकता है कि कोई भी राज्य उस राजस्व के द्वारा अधिक से अधिक सामाजिक काम कर सकता है। ठीक है, सिद्धांत की यह व्याख्या, यह सिद्धांत इस बात पर भी जोर देता है कि सरकार द्वारा राजस्व की व्यवस्था इस प्रकार से की जानी चाहिए कि अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके, परंतु प्रश्न यहाँ पर उठता है कि यह सामाजिक लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, यानी कि समाज के लोगों को कैसे अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जाए। तो ये यहाँ पर प्रश्न उठता है। तो अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए लोक वित्त की कार्य प्रणाली का क्या स्वरूप होना चाहिए, इसके बारे में भी अपना विचार आपको रखना पड़ेगा। तो डाल्टन ने इन विवेचना को दो पक्षों में आधारित किया। एक है आय के आधार पर आप बांट दीजिए। पहला क्या है कि हम जानते हैं कि सरकार अपनी आय करों के रूप में प्राप्त करती है। जाहिर सी बात है, बहुत सा कर सरकार लेती है, जिसमें आपका वैट हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब चीज़ आपका वैट भी बहुत स्टेट अभी भी लेता है, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे जम्मू इसका तमिलनाडु अभी भी वैट लगाता है बहुत सी चीज़ों के ऊपर। जीएसटी के आने से बहुत सा इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता था उसको इबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आय पक्ष हम जानते हैं कि सरकार अपनी आय करों के रूप में प्राप्त करती है, और कर लगाने से समाज पर जो भार पड़ता है उसके फलस्वरूप समाज को अनुउपयोगिता प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, कर की प्रत्येक अगली इकाई समाज के ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक भार डालती है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास मुद्रा कम हो जाती है, वैसे वैसे मुद्रा की उपयोगिता उनके लिए बढ़ती जाती है। सही बात है, जब आपके पास कम पैसा बचेगा तो आप एक एक पैसा सोच कर खर्च करेंगे, परंतु जब आपके पास बहुत पैसा रहेगा तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, इनकम तो है तो खर्च भी आप कीजिए। लेकिन पैसा जैसे ही आपके पास कम होगा तो आप पैसा का अहमियत आपके लिए बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या कहता है, कर के रूप में जनता को जो त्याग करना पड़ता है उसे अर्थशास्त्र में सीमांत सामाजिक त्याग कहते हैं। कर के रूप में जो भी जनता जो त्याग करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र में हम उसको बोलते हैं सीमांत सामाजिक त्याग। क्या बोलते हैं, सीमांत सामाजिक त्याग उसको हम बोलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा कुछ चीज़ और जान लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सन्यासी विद्रोह जो कि 1763 ईस्वी में प्रारंभ होकर 1800 ईस्वी तक चला था। कब तक चला था, 1763 से प्रारंभ हुआ और 1800 ईस्वी तक चला। यह बंगाल के गिरी समाज के सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें जमींदार, कृषक, शिल्पकारों ने भाग लिया। इन सब ने मिलकर कंपनी के कोठियों और कोषों पर आक्रमण किया। जो भी कंपनी का खजाना था उसके ऊपर और उसका जो रहने का ठिकाना था उसके ऊपर आक्रमण किया। ये लोग कंपनी के सैनिकों को बहुत वीरता, जो भी लोग थे गिरी समाज के लोग जो थे, जिसमें जमींदार के अलावा और भी लोग थे, ये अंग्रेजी सैनिकों के खिलाफ यानी कंपनी के सैनिकों के साथ बहुत वीरता से लड़े। वारेन हेस्टिंग एक लंबे अभियान के पश्चात इस विद्रोह को दबा दिया। कौन, वारेन हेस्टिंग बहुत लंबा समय के बाद सन्यासी विद्रोह को दबा दिया। इसी सन्यासी आंदोलन का उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में किया। आनंद मठ वही पुस्तक है जिससे वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिया गया है। इस विद्रोह में सम्मिलित लोग ओम वंदे मातरम का नारा लगाते थे। इस आंदोलन की खासियत हिंदू मुसलमानों की एकता से थी। किससे थी, हिंदू मुस्लिम के एकता से थी। इस विद्रोह के प्रमुख नेता मजहूम शाह क्या थे,
मजमून शाह, मूसा शाह, द्विज नारायण, भवानी पाठक, चिराग अली, देवी चौधरानी आदि थे। ठीक है, ये सब इस सन्यासी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चलिए अब आइए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन, कि अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह के बारे में चर्चा किया गया है? तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आपको पता है, सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह के बारे में चर्चा किया गया है, इसके बारे में। अच्छा अब बताइए, मौर्य काल में ग्रीस राजदूत का क्या नाम था? ये जो था आपका मेगास्थनीज, जो सेलुकस निकोटर का आपका राजदूत भी था। मेगास्थनीज एक यूनानी नृजाति विज्ञानी और अन्वेषक था। वह सेल्यूकस प्रथम तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ था। उसने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में समकालीन समाज, धार्मिक मान्यताओं और समाज के विभिन्न स्तरों पर प्रकाश डाला। तो मेगास्थनीज के द्वारा जो बुक लिखा गया था, उस बुक का क्या नाम था? उस बुक का नाम था इंडिका। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि इंडिका बुक किसके द्वारा लिखा गया, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो जानते हैं 1206 ईस्वी में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली साम्राज्य की स्थापना की, गुलाम वंश की नींव डाली, जो कि 1526 ईस्वी इब्राहिम लोदी तक चला। अब 1526 के बाद आपका मुगल वंश यानी कि बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई, और फिर आपका मुगल साम्राज्य भारत में शासन करना प्रारंभ कर लिया। तो दिल्ली सल्तनत का जो शासन स्टार्ट हुआ 1206 से स्टार्ट हुआ। भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया? तो ये जो श्रेय जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। किन्हें जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को ये श्रेय जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे, बाद में देखते हैं। अच्छा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो राष्ट्रगान जो अपनाया संविधान सभा ने, ये जो समय है 24 जनवरी 1950 में। बहुत से आदमी 26 जनवरी लिख देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी को अपनाया गया था, और राष्ट्रीय गान जो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। नापे किसका एक उदाहरण है? तो नापे किसका एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो ये उदाहरण है बलित संरचना का। किसका? बलित संरचना का। तो भूविज्ञान के अंतर्गत नैपे या थ्रस्ट सीट से तात्पर्य चट्टानों की तरह विशाल आकार की सीट से है, जिसे फील्डिंग द्वारा वास्तविक स्थल से 2 से 5 किलोमीटर तक हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? फोल्डिंग द्वारा। जो उसका वास्तविक स्थान है, फोल्डिंग के द्वारा 2 से 5 किलोमीटर तक उसको हटाया जा सकता है। जब चट्टान के एक बड़े भाग को दूसरे चट्टान के भाग पर रखा जाता है, तो नैपे या थ्रस्ट का निर्माण होता है। किसका? नापे या नैपे यानी कि थ्रस्ट का निर्माण होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बलित संरचना। नापे किसका एक प्रकार है? तो बलित संरचना का एक प्रकार है। पनामा नहर सुएज नहर से किस प्रकार भिन्न है? तो पनामा नहर और सुएज नहर के बीच मुख्य अंतर यह है कि सुएज नहर में कोई लॉक सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है? कोई लॉक सिस्टम नहीं है। जहाज आसानी से जल यात्रा कर सकता है, जबकि लॉक सिस्टम से युक्त पनामा नहर जहाज़ों को भू संधि पर पार करने के बाद निचले क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आप बताइए कि पनामा नहर कहाँ से कहाँ किसको किसको जोड़ती है, और आपका सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, इसका भी आप बताइए। देखिए, पनामा नहर जो है आपका अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन में जोड़ती है। किसको जोड़ती है? अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन में जोड़ती है, वो कहलाती है आपका पनामा नहर कहलाती है। और आपका सुएज नहर यानी कि सुएज मतलब कि श्वेत उजला के सेंस में समझिए, सुएज नहर है जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसको? लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो मुख्य अंतर क्या है? इसमें लॉक जलपास प्रणाली है। ठीक है, क्या है? इसमें लॉक जलपास प्रणाली है। पनामा नहर जो सुएज नहर से भिन्न इसलिए है क्योंकि उसमें पनामा नहर में आपका क्या है? लॉक जलपास प्रणाली दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह क्षेत्र किसी
स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है, क्या कहलाता है? प्रतिरोधी होता है, क्या कहलाता है? शील्ड से तात्पर्य प्रीकैम्बियन क्रिस्टलीन आग्नेय चट्टानों के एक विशाल क्षेत्र और उत्कृष्ट यांत्रिक चट्टानों से है, जो विवर्तनिक रूप से अस्थायी क्षेत्रों का निर्माण करता है। यह भूविज्ञान के अंतर्गत होने वाले ढांचागत परिवर्तन के प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है। यह साधारणतः महाद्वीपों के केंद्रक होते हैं। शील्ड क्या होते हैं? महाद्वीपों के केंद्रक होते हैं। और इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा शील्ड यानी कि ढाल। वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी बनता है, क्या कहलाता है? वह चीज़ शील्ड कहलाता है। लानो कहाँ का घास स्थल है? तो लानो घास स्थल कहाँ का है ये बताना है। लॉन्स लानो, क्या नाम है? लॉन्स लानो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कोलंबिया तथा वेनेजुएला में एंडीज पर्वत के पूर्व की ओर और उत्तर पश्चिम में दक्षिण अमेरिका में स्थित है। बोल्डविया और ओसोनो के मध्य चिली सेंट्रल वैली से घिरा हुआ ये क्षेत्र सपाट भूमि क्षेत्र भी कहलाता है। क्या कहलाता है? सपाट भूमि क्षेत्र भी कहलाता है। तो ये कहाँ आपका हो जाएगा? चिल्ली हो गया, बोलोविया हो गया, ये सब क्षेत्रों में मिलता है। कहाँ कहाँ? चिल्ली हो गया और बोलोविया आदि क्षेत्रों में मिलता है। चलो, आंतरिक अफवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है। आंतरिक अफवाह के द्वारा जो चिन्हित क्षेत्र है वो आपका मरुस्थल है। क्या है? आंतरिक अफवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र आपका मरुस्थल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका जीव मंडल। क्या कहलाता है? जीव मंडल कहलाता है। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक चीज आप पहले देख लीजिए, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किन्हें मिला? 2019 का मूर्ति देवी पुरस्कार किन्हें मिला, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो ये इनका नाम है जिन्हें 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार मिला, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। क्या किनको मिला? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला है। तो कुछ और जानकारी इसके बारे में जान लीजिए। 6 दिसंबर 2019 को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित 33वें पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। अच्छा, यह पुरस्कार डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उनकी आत्मकथा अस्थि और भक्ति के लिए दिया गया है। कौन सा, किसके लिए दिया गया है? अस्थि और भक्ति के लिए उन्हें मूर्ति पुरस्कार दिया गया है। प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री की अध्यक्षता में गठित मूर्ति देवी पुरस्कार चयन बोर्ड द्वारा इसे इस पुरस्कार के लिए घोषणा करता है। देखिए अब देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 1982 इसमें भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी, जो भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन की माँ है। कौन? मूर्ति देवी कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन की माँ है की स्मृति में इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से किसी भी लेखक के उनके पुस्तकों की चयन के लिए दिया जाता है जिसने भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के मानवीय मूल्यों को दर्शाया है। तो 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या जो है वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या 22 है। कितना है? कुल भाषाओं की संख्या 22 है। कभी कभी लोग ज़्यादा बोल देते हैं, तो आपको 22 इसका जवाब देना है। इंग्लिश जो है इसमें इसके अंतर्गत नहीं आता है। इस पुरस्कार के तहत 4 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप सरस्वती देवी की प्रतिमा पर प्रशस्ति पत्र दिया जाता था। पहले ये अमाउंट 2 लाख था, परंतु अब बढ़ाकर इसे 4 लाख रुपया कर दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझिए। यहाँ पे देखिए क्या कहता है। देखिए, भारतीय इतिहास में किसी भी शासक द्वारा सांकेतिक रूप में चमड़े की मुद्रा जारी करने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। दिल्ली सुल्तान
मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए आपका क्वेश्चन था ना, मोहम्मद बिन तुगलक जिसने 1329 से 1330 के दौरान सांकेतिक रूप से पीतल और तांबे का सिक्का जारी किया, जिसका मूल्य चांदी के सिक्कों के समान था, उसका यह प्रयोग बिल्कुल असफल रहा, क्योंकि सांकेतिक रूप से जाली सिक्के बनने की शुरुआत हो गई, जिससे राजकोष की आपूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई। ठीक है, अब कोई अगला क्वेश्चन पे आइए। किसी उत्पादन की वह मांग जो अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? किसी उत्पादन की वह मांग जो अपने लिए चाहती है वो कहलाती है प्रत्यक्ष एवं स्वायत्त मांग। क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष एवं स्वायत्त मांग। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? जो संसदीय प्रणाली ग्रहण किया गया है ये किया गया है भारतीय ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। देखिए, मूल कर्तव्य का जो हुआ आपका रूस से लिया गया है, और मूल अधिकार का जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं? लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए आपका अवसर की समानता, कोई भी जाति धर्म के क्यों न लोग हो उन्हें समान अवसर मिले, यानी कि अवसर की समानता आपका बहुत ही एक आवश्यक तत्व है। ठीक है। अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? तो ये होता है निर्गत और आगत का अंतर। क्या होता है? निर्गत एवं आगत का अंतर। अर्थशास्त्र में यूनिट लाभ, यूनिट मूल्यह्रास लागत, यूनिट श्रम लागत की राशि को जोड़कर यूनिट मान मूल्य प्राप्त किया जाता है। किसी संगठन या बिजनेस की अतिरिक्त मान उसके द्वारा उत्पादन के इस्तेमाल के लिए आउटपुट में से इनपुट माइनस करके प्राप्त करते हैं। इनपुट में उत्पाद की प्रक्रिया इस्तेमाल की गई मध्यवर्ती आदानों का मूल्य शामिल है। तो इसका आंसर अतिरिक्त मान क्या हो जाएगा? जितना आप निर्गत किए गए, जितना आगत किए गए, उसका अंतर को हम लोग बोलते हैं अतिरिक्त मान बोलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद कितना है? 39। कितना अनुच्छेद है? 39। एक मिनट। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है कि राजकीय नीति निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो जो किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता वो अनुच्छेद 37 है। क्या है? अच्छा, 37 है, 37, माफ कीजिएगा थोड़ा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेख भाषा नहीं है? तो क्या है? अंग्रेजी। हम बोले थे कि अंग्रेजी हम लोग का भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य के नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़ा लगाया गया है? तो देखिए, मौर्य पाटलिपुत्र सही है, पांड्या का मदुरई भी सही है। अच्छा, अब पल्लव का क्या हो जाएगा? पल्लव का भेल्लौर नहीं होगा, और काकटिया का वारंगल सही है। ठीक है, काकटिया का वारंगल सही है। तो देखिए, अभी देखना है कांची यानी कि आधुनिक कांचीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी थी। कहाँ थी? पल्लव की राजधानी कहाँ थी? पल्लव की जो राजधानी थी वो आपका कांचीपुरम था। इसका जो राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम था। पल्लव शासकों के अलावा चोल के राजाओं ने भी कांची को ही राजधानी बनाया। इस शहर अपने मंदिरों के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कांचीपुरम जो है अपने मंदिरों के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वे दो वंश कौन थे जिन्होंने खिलजी शासन के पहले और बाद में शासन किया? तो आपको बताना है। देखिए, हम आपको क्या बोले थे? GKTSL। अब कौन शासक पूछा है? तो खिलजी पूछा है। तो के तो आपका गुलाम वंश हो जाएगा और तुगलक वंश हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन में होगा कहीं गुलाम वंश तुगलक वंश। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 36 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो 1857 के विद्रोह में जो भाग नहीं लिए वो थे टीपू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान का पहले ही मृत्यु हो जाता है। 1799 के आसपास शायद इनका मृत्यु हो जाता है। तो टिप्पू सुल्तान जी जो थे वो भाग नहीं लिए थे। निम्नलिखित अच्छा, अब टाटिया टोपो भाग लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई भी भाग ली थी, और नाना साहब भी भाग लिए थे। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है, यानी कि मिनी संविधान माना गया है? तो 42वां संविधान 1976। किसको? 42वां संविधान 1976 को ये माना गया है। ठीक है।
भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इसी संविधान संशोधन यानी कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंदिरा संविधान के रूप में भी जाना जाता है। क्या ऐसे जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और इंदिरा संविधान भी बोला जाता है आपका 42वां संविधान संशोधन को। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ कंटेंट देख लीजिए जो 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट किए थे। 1857 के विद्रोह में जो पार्टिसिपेट किए थे उनमें एक थे बहादुर शाह, दूसरा थी रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा थे नाना साहब, चौथा थे बेगम हजरत और पांचवा कुंवर सिंह, छठा मौलवी अहमदुल्ला। इसके अलावा बहुत से लोग थे। तो थोड़ा थोड़ा तेज जल्दी जल्दी मैं पढ़ देता हूँ तो सुन लीजिएगा। बहादुर शाह, क्रांतिकारियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में क्रांति का संचालन किया। मुगल शाह बादशाह अक्षम एवं बूढ़ा हो चुके थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो आपके बहादुर शाह क्या थे? असक्षम भी हो गए थे और बूढ़ा भी हो गए थे। इन सब झमेले में पड़ना नहीं चाहते थे। फिर भी क्रांतिकारियों के निवेदन के कारण वह इसका हिस्सा बने। सारे क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को निर्विवादित रूप से बिना किसी विवाद के विद्रोह के नेता के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन वही होना था जिसका डर था। बहादुर शाह के नेतृत्व प्रदान करने में असफल रहे। वह बंदी बना लिए गए और उन्हें गिरफ्तार करके रंगून जेल यानी कि जो मेन मार्ग में है वहाँ भेज दिया गया। वहीं उनकी मृत्यु हो गई। अब आइए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। देखिए 1853 में इनके पति यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। रानी को पेंशन दे दी गई। लक्ष्मीबाई इससे अत्यंत क्रोधित थी। शुरुआत में उन्होंने विद्रोह में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, परंतु परिस्थिति ने उन्हें बाध्य कर दिया। उन्होंने विद्रोहियों का साथ देना शुरू कर दिया। मार्च 1858 ईस्वी में जब हॉग रोस ने झांसी पर आक्रमण किया तब रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़तापूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला किया। रानी झांसी को सुरक्षित करने के लिए जान लगाकर अप्रैल में रानी ने अपने दत्तक पुत्र के साथ झांसी छोड़कर कपाली चली गई। कहाँ? तो रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र के साथ, देखिएगा लक्ष्मीबाई के साथ देखते हो बच्चा बंधा रहता है पीछे, तो वही उनका दत्तक पुत्र था। उसे लेकर वो कपाली चली गई। कपाली में भी वो रानी को हार का सामना करना पड़ा। कपाली में भी रानी को हार का सामना करना पड़ा। वहाँ से वह टाटिया टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पहुंची। कहाँ पहुंच गई? अब टाटिया टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर विद्रोह ने सिंधियों जो अंग्रेजों का मित्र थे, सिंधिया लोग जो था अंग्रेज का मित्र था, दगाबाज आदमी था, को हराकर कब्जा कर लिया। सिंधिया को आगरा भागना पड़ा। नाना साहब को पेशवा की उपाधि दे दी गई, परंतु इसी बीच अंग्रेजी सेना ने ग्वालियर में भी अंग्रेजी सेना आ पड़ी और 17 जून 1858 ईस्वी को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी वीरगति को प्राप्त हुई। टाटा टोपे को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी दे दिया गया। एक महिला होकर भी रानी की इस बहादुरी से अंग्रेज बहुत प्रभावित हुए। ठीक है, चलिए अब आइए नाना साहब के बाद में। अब कहाँ आ रहे हैं? नाना साहब। तो नाना साहब जो थे एक कानपुर में मोर्चा संभाल रहे थे। कहाँ? कानपुर में विद्रोह का संचालन नाना साहब के नेतृत्व में हुआ। वो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने बाजीराव की मृत्यु के बाद उन्हें पेंशन देना भी बंद कर दिया था। इससे नाना साहब गुस्सा हो गए। उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए सोचा। जब मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ तो उसके बाद नाना साहब ने कानपुर पर अधिकार कर स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट और खुद को उसका गवर्नर घोषित कर दिया। टाटिया टोपे और अजीम मुल्ला के सहयोग से नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध कई युद्ध किए। अंग्रेजी सेना मजबूत थी। धीरे धीरे कानपुर, बिठूर और नाना साहब ने अन्य ठिकानों पर भी कब्जा कर लिया गया। हार कर नाना साहब नेपाल के जंगलों में छुप गए। आज तक कोई नहीं जानता कि उनके बारे में उसके बाद उनका क्या हुआ। इस प्रकार नाना साहब का एक कहानी खत्म होता है। चलिए अब आ जाइए बेगम हजरत महल। अवध क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र था। अवध की क्रांति का संचालन बेगम हजरत ने किया था। नवाब वाजिद अली शाह के अपदस्थ होने के उपरांत बेगम ने बिरजित कदर नामक एक अवैक्ष पुत्र को नवाब के रूप में घोषित कर दिया और प्रशासन अपने हाथ में ले लिया।
बेगम को अवध के भी जमींदारों, किसानों और सिपाहियों का भरपूर सहयोग प्राप्त था। उसकी सहायता से बेगम हजरत ने अंग्रेजों को उनके स्थानों पर हराया। अंततः अंग्रेजों को लखनऊ की रेसिडेंसी में शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया। अनेक कठिनाइयों के बाद ही अंग्रेज पुनः लखनऊ पर अधिकार करने में और अवध को शांत करने में सफल रहे। ठीक है, इस प्रकार हजरत मोहम्मद का भी, बेगम हजरत महल का भी इंड हो जाता है, खात्मा हो जाता है। अब आ जाते कुंवर सिंह, बहुत ही महान नेता थे। बहुत इनका एज था, बूढ़ा जब तो भी इन्होंने तलवार अपने हाथ में ले लिया। बिहार के विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह थे। वैसे कहने को तो वह एक बहुत बड़े जमींदार थे, पर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह अपने जमीन का प्रबंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंपना चाहते थे, पर इस कार्य करने में वह सफल रहे। कुछ दिनों बाद कुंवर सिंह आर्थिक दिवालियेपन की स्थिति में पहुंच गए। दानापुर में विद्रोह कर सकें और कुछ क्रांतिकारियों ने आरा पहुंचकर कुंवर सिंह को विद्रोह का दायित्व संभालने को कहा। कुंवर सिंह बूढ़े हो चुके थे, फिर भी उन्होंने इस विद्रोह का संचालन करने का निर्णय लिया। नाना साहब के साथ मिलकर उन्होंने अवध, मध्य भारत में भी युद्ध किया। उन्होंने जगदीशपुर, आरा आदि क्षेत्रों पर अंग्रेजों को हराया। बलिया के निकट गंगा पार करते समय वो अत्यंत घायल हो गए। उनके बाह में गोली लग गई थी। उन्होंने स्वयं अपने बाह को काट डाला ताकि विष जो है, गोली का विष शरीर में नहीं पहुंच पाए। 13 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। वे उनके सामने अधिक देर तक टिक नहीं पाए और उन्हें जगदीशपुर छोड़कर भागना पड़ा। अमर सिंह जो कि वीर कुंवर सिंह के भाई थे, उन्हें भी छोड़कर जाना पड़ा। अब देख लीजिए मौलवी मोहम्मद के बारे में, मौलवी अहमदुल्ला के बारे में। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह मूल रूप से कहाँ के थे? मद्रास के थे। मद्रास में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। वे जनवरी 1857 ईस्वी को फैजाबाद आए। अंग्रेज सरकार अपने से उनके आगमन से सतर्क थे। अंग्रेज पहले से उनके आगमन के लेकर सतर्क थे। कंपनी ने उनको पकड़ने के लिए सेना भेजी। मौलवी ने डटकर मुकाबला किया और अवध क्रांति में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। एक प्रमुख नेता बनकर उभरे। जब अंग्रेजों ने लखनऊ पर कब्जा किया तो मौलवी अहमदुल्ला रोहिणी का नेतृत्व करने लगे। उन्हीं पे पैबैन के राजा ने मौलवी की हत्या कर दी। कहाँ के राजा ने? पैबैन के राजा ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। इस कार्य के बदले उस धोखेबाज राजा को अंग्रेजों ने 50,000 रुपये पुरस्कार दिया। कितना? 50,000 रुपया पुरस्कार के स्वरूप दिया। देखिए अभी क्या है, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर भी करिए। अगर आपने अभी तक एविडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे एविडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ फेसबुक पे एविडेंट क्लासेस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी एविडेंट क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो का लिंक वगैरह है यहाँ पर आप लोग को मिलता रहे। चलिए इसमें इतना ही क्वेश्चन था और कुछ क्वेश्चन और छूट गया है। 1 मिनट। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, छूट गया। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। क्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना कि कौन सा घटना कब हुआ था। तो देखिए ग्लोरियस क्रांति 1688 में हुआ है। कब हुआ है? 1688 ईस्वी में आपका ग्लोरियस क्रांति हुआ है। ठीक है, सबसे पहले कौन क्रांति हुआ? ग्लोरियस क्रांति 1688 में। स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई 1775। अमेरिका की लड़ाई कहाँ गया? 1775। दूसरा नंबर पे आ जाएगा, आंसर आपका बी है। तीसरा नंबर पे आपका कौन हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 के बीच लड़ा गया। और सबसे लास्ट में रूसी क्रांति, जो जार्ल निकोलस द्वितीय जब वहाँ का शासक था तो 1917 ईस्वी में लड़ा गया, जब वर्ल्ड वार भी चल रहा था।
भारत के सबसे दक्षिण पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत के सबसे दक्षिण पॉइंट को हम लोग इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण पॉइंट को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन है? तो धान की खेती के लिए सबसे आदर्श मिट्टी आपका है जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। लाल मिट्टी में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? तो ये आपका आ जाता है आपका लोहा के कारण। किसके कारण? लाल मिट्टी में जो लालापन आ जाता है लोहा के कारण आ जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमध्य सागर को 2 बार काटती है? तो ये नदी काटती है आपको कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका की एक ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यह पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, जिसका नाम है कांगो नदी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम था आपका आत्माराम पांडुरंगा। क्या नाम था? पांडुरंगा, आत्माराम पांडुरंगा। आर्य समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम था स्वामी राजा राम मोहन राय। क्या नाम था? राजा राम मोहन राय। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान नहीं है? सिख का जो अब इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ननकाना साहिब। ननकाना साहिब सिख धर्म का एक पवित्र स्थान है। यह स्थान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। ननकाना साहिब कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। यह स्थल का नामकरण सिख के प्रथम गुरु नानक देव जी के नाम पे रखा गया। इसे पहले तलहंडी नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? तलहंडी नाम से भी पहले इसे जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जनेवा में नहीं है? तो आपको बताना है किसका जो हेडक्वार्टर है आपका जनेवा में नहीं है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। कहाँ है? रोम में है। इसका मुख्यालय 1951 ईस्वी में वाशिंगटन से रोम स्थानांतरित कर दिया गया। तो किसका हो गया? तो कृषि वाला। देखिए किसका है? नहीं, कृषि का नहीं है। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, किसका मुख्यालय जनेवा में नहीं है? तो खाद्य एवं कृषि का जो मुख्यालय आपका है जनेवा में अवस्थित नहीं है। किस इको प्रणाली में ग्रीसलैंड शामिल है? किस इको प्रणाली में ग्रीसलैंड शामिल है? इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा स्थलीय। क्या हो जाएगा? स्थलीय। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र केवल भू आकृतियों पर पाया जाता है। 6 प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, जिसमें टुंड्रा, पहला नंबर पे टुंड्रा, दूसरा पे टैंगो, तीसरा पे समशीतोष्ण पर्वतपाती वन, चौथा उष्णकटिबंधीय वन, पांचवा चारागाह और छठा जो आपका इसके अंतर्गत आता है वो आता है आपका रेगिस्तान। क्या आता है? रेगिस्तान। ठीक है, चलिए अब कितना नंबर पे हम लोग आते हैं? अब क्वेश्चन नंबर 48 पे देखिए, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय संघ के देश को अपनी निजी मुद्रा और उससे यूरो को नहीं अपनाया? कौन सा देश है जो अपना निजी मुद्रा रखा यूरो का नहीं अपनाया? उसका है स्वीडन। स्वीडन है। क्या नाम है? स्वीडन। यूरोपीय संघीय संघ यूरोपीय संघ के 28 में से 16 सदस्य देशों को आधिकारिक मुद्रा है, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरोजोन भी कहा जाता है। इसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया और स्पेन शामिल है। स्वीडिश मतदाताओं ने 2003 में एक मतदान आयोजित किया और यूरो को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रखने से इनकार कर दिया। ठीक है, आधुनिक हिंदी का अग्रिम साहित्यकार कौन है? आधुनिक हिंदी के जो हैं अग्रिम साहित्यकार हैं इनका नाम है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या नाम है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आधुनिक साहित्य के अग्रिम साहित्यकार हैं। आधुनिक साहित्य हिंदी के 4 चरणों में विभाजित किया गया है। भारतेंदु या पुनर्जागरण युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद युग, चौथा है समकालीन युग। ठीक है, अब क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध टीवी अभिनेता थे? तो ये कौन थे? इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था रोनाल्ड रीगन। क्या नाम था? रोनाल्ड रीगन जो थे पहले सुप्रसिद्ध अभिनेता थे। चलिए यहाँ पर वीडियो होता है समाप्त।
और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। बड़ों को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। चलिए।